हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे कि हम लोग ओम्स लॉ को डेराइव कैसे करते हैं और हमारा अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए हैं वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हम लोग डेराइव करते हैं वो देख लिए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी देख लिए हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है क्या नहीं। अगर आपको आई बटन में नहीं लिंक मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं भी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने के कारण एक करंट फ्लो होगा आई, ठीक है ना। और करंट फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो हमारा करंट फ्लो होता है। हम लोग जो कॉन्वेंशनल करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ये तो हमको पता है। अब इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ डिराइव करने से पहले हम लोग कुछ कंसिडरेशन वाले पार्ट को यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं कि कंसीडर अ कंडक्टर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंसीडर अ कंडक्टर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस, connected with a potential difference भी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, भी, एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी का मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं ना, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस कंडक्टर का लेंथ है L, ठीक है ना, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है हमारा A, ठीक है ना। लेंथ हमारा L हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। अगर इस कंडक्टर का वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, इस कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L। कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी, लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी कैपिटल A, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारा स्मॉल l होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कैपिटल A होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज कंसीडर कर ही लेते हैं। इतना जब कंसीडर कर लिए तो एक और चीज कंसीडर करके लिख लेते हैं कि लेट n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, लेट स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। ये हमारा कंसिडर वाला पार्ट हम लोग लिख लिए अच्छे से। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं
कि हमारा जो करंट है, करंट आई, उसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले करंट आई को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। करंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? आई इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं Q बाई टी। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंस Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग Q इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। किसी भी चार्ज का वैल्यू जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि अगर प्रोटॉन हुआ तो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि स्मॉल ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ई का वैल्यू तो हमको पता है ना। और ये प्रोटॉन का चार्ज बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, जो हमारा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम है प्रोटॉन के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इसलिए ई लिख रहे हैं। क्यू का वैल्यू हमारा एन ई हो गया। एन क्या बता रहा है? वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके चल रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइन को लिख के नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके चल रहे हैं। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है सिर्फ, ठीक है ना। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस एन को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अभी हम नेक्स्ट पेज में इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्यू के जगह पे एन ई हो जाएगा बाई टी, ऐसे लिखा जा सकता है। आई का ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। एन को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम एन को स्मॉल एन के टर्म्स में लिखें, जैसे कि सिंस स्मॉल एन क्या था? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कैपिटल एन बाई वॉल्यूम वी लिखा जा सकता है। बोलिए हाँ या ना। अब कैपिटल एन को अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन है, स्मॉल एन के टर्म्स में कैपिटल एन लिखना है हमको, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा स्मॉल एन बाई कैपिटल बी। क्यों ये ऐसा लिखा गया? यहाँ पे भी क्या है? हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई वॉल्यूम। एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और भी क्या है? हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? कंडक्टर का वॉल्यूम। देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम के बारे में बात किए थे, इस वॉल्यूम के बारे में बात किए थे अभी अभी, देखे ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू एल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसका पूरा वॉल्यूम का बात करेंगे तो इस एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को लिखेंगे ए इंटू स्मॉल एल, और यहाँ पे यही हमारा कैपिटल एन बन जाएगा स्मॉल एन ए इंटू एल। इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हालांकि यहाँ पे इस पार्ट को हम इक्वेशन 1 लिख सकते थे, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 कितना आसान है देखिए। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जब 2 और 3 को यूज करते हैं तो जो हमारा करंट का वैल्यू आएगा ये हमारा हो जाएगा, एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन कैपिटल ए स्मॉल एल ई डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा स्मॉल एल दिख रहा होगा और टी दिख रहा होगा। ये दोनों जो टर्म है एल बाई टी, मतलब कि इस लेंथ में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? मान लीजिए समय हमारा टी लगा, तो एल बाई टी जो है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नहीं बताएगा क्या? मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने में जो समय लगा, क्या वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? बिल्कुल वही है, ठीक है ना। तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ठीक है ना, I इज इक्वल टू एन ए ई, एल बाई टी को हम लोग लिख देंगे वी डी, वेयर
वी डी क्या हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिए। बहुत आसान हो गया ये पार्ट। और जैसे लिख रहे हैं ना बोर्ड में भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, 1 मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। और बहुत डिटेल में और एक एक चीज़ एक एक स्टेप को हम लिखते चल रहे हैं। तो अब किताब में क्या होता है ना, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है, I इज इक्वल टू ANEVD। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ये हमारा एक तरह का फॉर्मूला है, ये लिख ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को आगे यूज़ करके हम लोग ओम्स लॉ डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 कैसे आया, और इस इक्वेशन 4 में हमारा जो ये n का वैल्यू है ये क्या है ये भी आपको पता चल गया है। नंबर डेंसिटी है जो कि हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। और इस नंबर डेंसिटी के साथ हम लोग यहाँ n का वैल्यू, स्मॉल जो कैपिटल N है उसका वैल्यू निकालनी है। कैपिटल N है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। v क्या है हमारा, वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे A इंटू एल है, इसको इधर मल्टीप्लाई किए हुए हैं, इसीलिए आया हुआ है ये चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू जो आया है हमारा NAEVD, NAE लिख दिए और L/T को हम VD लिख दिए, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सिंस, ठीक है ना, वी नो, हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू EE टाउ बाई m। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते, ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहे हैं। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आप वहाँ जाके बिल्कुल देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन अच्छे से बताए हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। 4 इक्वेशन तो था ना यहाँ पे, 4 देखिए, 4 पहले से था यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अब हम लोग बात करेंगे 5 के बारे में। अब यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, अब क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम यूज करेंगे तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NAEVD के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, EE टाउ बाई m। यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। I इज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा फर्दर आगे लिखेंगे तो I विल बी इक्वल टू NAE स्क्वायर कैपिटल E टाउ बाई m आ जाएगा। ये हमारा करंट का एक और फॉर्म आ गया। अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, सेंस, ठीक है। हम लोग जानते क्या हैं, सिंस E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पे पोटेंशियल है V और पूरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है L। कोई दिक्कत है क्या, इस पार्ट में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्टिकुलर केस में हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, L है, ठीक है ना, और जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो क्या हमारा V है। तो E इज इक्वल टू V बाई L लिखा जा सकता है। अब अगर V बाई L लिखा जा सकता है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इस V बाई L को यहाँ पे पुट करेंगे। E की जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो E दिख रहा है, इस E के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, V बाई L। चलिए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू NAE स्क्वायर, यहाँ पे E के जगह पे लिखेंगे V बाई L, M तो पहले से था L, और यहाँ पे टाउ, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर हम इस पार्टिकुलर कंडक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा और चीज़, यहाँ पे एक टर्म तो और लिख ही लेना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं हम M और L को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, M इंटू L हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई NAE स्क्वायर टाउ, यहाँ पे लिख देते हैं I इज इक्वल टू हो जाएगा V, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस ML को हम इधर
मल्टीप्लाई कर दिए और एन ए ई स्क्वायर टाउ ये सब को इधर डिवाइड कर दिए, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये पार्ट को इधर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इसको क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना, तो ये टर्म हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया ना। अब क्या है, यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे जो ये m है, यहाँ पे जो ये L है, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n है नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, A क्या है हमारा, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर डेंसिटी है वो तो फिक्स रहेगा ना, वो भी हमारा कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कौन से कंडीशन में ये सारा चीज कांस्टेंट रहेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा टाउ कांस्टेंट है, ई स्क्वायर ए एन एल और एम सारा ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग एक टर्म लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारा टाउ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, और यहां पे वेयर ML डिवाइडेड बाई ANE स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू R, ये हमारा रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग R लिख दिए, ये टर्म क्या है हमारा R, यही हमारा रेजिस्टेंस होता है। V इक्वल टू IR पढ़े होंगे ना बचपन में पहले, तो वही ये जो हमारा टर्म आ गया ना, यही हमारा R हो गया है। ठीक है ना, और ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में ये पूरा ही सारा टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो गया क्या, हो गया ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख दिए। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें V और I के बीच का, ठीक है ना, तो ये ग्राफ भी कुछ हमारा इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कुछ हम ऐसा बनाएंगे, ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारा करंट हो गया। और इसके बीच का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये हमारा VI ग्राफ बन गया, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है ना, ये ओम्स लॉ हमारा प्रूफ हो गया। ठीक ना, ये हमारा ओम्स लॉ क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ओम्स लॉ, ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, यही है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को प्रूव कर दिए। अब ओम्स लॉ जब प्रूव हो गया है तो यहाँ पे एक टर्म जो आया है हमारे पास, उसको बहुत ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू ML स्क्वायर टाउ, ये आया है। तो ये हमारा R क्या है, R इज रेजिस्टेंस। R क्या हमारा, एक तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस है, यही ना रेजिस्टेंस है जी, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस R का जो वैल्यू है वो हमारा ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया है, जो कि है हमारा R इज इक्वल टू आया है क्या, ML डिवाइडेड बाई ANE स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू आया है हमारा। ये आप देख रहे हैं, ये हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ हमारा कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है ना, तो ये जो कंडक्टर है, अब एक और बात बताते हैं, कोई भी कर्व अगर इस तरह का हो, ठीक ना, किसी भी कंडक्टर के लिए अगर ऐसा कर्व बन रहा हो, स्ट्रेट लाइन का कर्व बन रहा हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का कर्व बन रहा हो, तो उस कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे।
ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। और ओम्स लॉ को अगर वो कोई भी कंडक्टर फॉलो कर रहा है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा और वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई ग्राफ किसी भी कंडक्टर के लिए बनाया जाए, अगर स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो आप बोलिएगा कि वो ओमिक कंडक्टर है, वो नॉन ओमिक नहीं है। नॉन ओमिक का मतलब जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं दिखे, एक ऐसा कर्व जिससे हमको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं दिखे। अब बोलिएगा ऐसा कैसा, अगर मान लो कि ऐसा हमारा एक ग्राफ है, ठीक है ना, और यहाँ पे कर्व हमारा कुछ ऐसा है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बता रहा है, बता रहा है क्या इधर उधर हो गया, तो जिस कारण से वो हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, जो टेम्परेचर के साथ वैरी करे, ठीक है ना। वो हमारा, अब जो कंडक्टर का बात कर रहे हैं ओमिक कंडक्टर, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो हमारा ओमिक कंडक्टर होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि सिंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे माने थे, लास्ट 5 नंबर इक्वेशन माने थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 7 मानते हैं। अब ओम्स लॉ का प्रूफ यहीं पे हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना हो तो ओम्स लॉ को प्रूफ करने के बाद हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 और 7 दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को हम लोग इक्वेट करेंगे। ये 6 नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे और 7 भी दिख रहा है, तो दोनों को चलिए इक्वेट कर लेते हैं। जब इक्वेट करने की बात आती है तो ये हमारा हो जाएगा ml डिवाइडेड बाई ए ई स्क्वायर एन, ठीक है ना, ई स्क्वायर एन टाउ, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब एक बात देखिए यहाँ पे, ये L और ये L गया चांद पे, ये A और A गया चांद पे, तो देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टिविटी है रो इज इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। ये एन ई स्क्वायर टाउ हो गया और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हमारा रेजिस्टिविटी का वैल्यू आ गया। अब रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है हमारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टिविटी कम होगा, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी पहला हमारा क्या हुआ, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब m क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए m और e पे डिपेंड करेगा ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है उस पर क्या डिपेंड करेगा वो, क्योंकि वो तो खुद कांस्टेंट है, ठीक है ना। जो बदलता हो, n का वैल्यू बदलेगा, अलग अलग मटेरियल्स का n का वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे कि कॉपर का नंबर डेंसिटी और एल्युमिनियम का नंबर डेंसिटी अलग अलग होगा, जिस कारण से दोनों जगह पे स्मॉल n का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट सेकंड जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे है क्या, ये हमारा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी रो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टाउ। अभी टाउ क्या है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना देर तक रिलैक्स कर रहा है, जितना ज़्यादा देर तक रिलैक्स करेगा उतना कम रेजिस्टिविटी होगा। कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन जल्दी जल्दी हो, यानी कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू कम हो गया, टाउ का वैल्यू कम हो गया। अगर जल्दी जल्दी टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रिलैक्स नहीं कर रहा, मतलब कि उसका
रिलैक्स करने का ड्यूरेशन कम हो गया, इट मीन्स टाउ का वैल्यू कम हो गया। टाउ का वैल्यू अगर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी टकराएगा तो वो एक एंड से दूसरे एंड आराम से तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपस में टकराते ही रह जाएगा। टकराएगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा कैसे? जितना कम टकराएगा उतना आसानी से वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई हो रहा है ना कंटिन्यूअसली हमारा कंडक्टर में, लेकिन ड्यू टू हाई वाइब्रेशन, हाई कोलिजन, मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स, वो एक एंड से दूसरे एंड तक आराम से नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कि उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर क्या है यहाँ पे, किस तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ये हमारा इस बात को समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो इसका रिलेशन क्या बता रहा है, ये जो अबव रिलेशन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रिलेशन बोल रहा है कि हमारा की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ये आप समझ रहे हैं किस तरह से। अब ये रिलैक्सेशन टाइम पे किस तरह से डिपेंडेंट था और टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको समझ में आया। इज इट क्लियर? और उम्मीद करते हैं जो ओम्स लॉ का कंप्लीट डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी है, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना? और नॉलेज को डिस्कस कीजिए। ठीक है ना? और कोई भी समस्या है, कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, तो ताकि आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।